सुरेश अपनी दादी और दादू के साथ रहता था। उसका इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं था। सुरेश के दादाजी एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। मैं भी बड़ा होके दादू की तरह फैक्ट्री में काम करूंगा। हट पगले, फैक्ट्री में काम नहीं, फैक्ट्री का मालिक बनेगा तू। पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बनने के सपने देखो बेटा, हमारे जैसे मजदूर बनने के नहीं। मुझे आपका काम भी कठिन लगता है और बड़े साहब का काम भी। मन से करो तो कोई काम छोटा नहीं होता, बोला था ना आपने। हाँ बेटे, काम छोटा नहीं होता, पर तू ज्यादा पैसे कमाएगा तो खुद को और हमें भी एक शानदार जिंदगी दे सकता है। दादाजी कभी कभी सुरेश को भी फैक्ट्री में ले जाते थे और वहाँ सब सुरेश को प्यार से कुछ अगरबत्ती दे देते थे। दादी और सुरेश मिलके वो अगरबत्ती गांव वालों को बेच के थोड़े पैसे कमाया करते थे। कुछ दिन बाद पूरे गांव में डेंगू की बीमारी फैल गई। गांव में लगभग सबको डेंगू हो रहा था और उसकी चपेट में अब दादाजी भी आ गए थे। दादी, अब दादू कब ठीक होंगे? ये तो कह नहीं सकते बेटा। अभी घर में जितने पैसे हैं उनसे तेरे दादू को ठीक कराने की कोशिश करते हैं। दादाजी को ठीक करते हुए घर में सारे बचे हुए पैसे खत्म हो गए। सुरेश को मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ा और वो अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करने लगा। एक दिन वो घर वापस कुछ अगरबत्तियों के साथ आया। क्या उठा लाया फैक्ट्री से? उठाया नहीं दादी, फैक्ट्री के बाहर एक बुढ़ी औरत अगरबत्तियां बेच रही थी। उसकी हालत थोड़ी खराब लगी तो मैंने ले लिए उससे। उस रात भगवान के सामने अगरबत्ती जला के सुरेश सो जाता है। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में छा जाती है और तीनों को उस खुशबू की वजह से बहुत अच्छी नींद आती है। कुछ दिन बाद सुरेश को एक सपना आया। वो दूसरी सुबह अपनी दादी को अपने सपने के बारे में बताता है। दादी, मैंने बड़े साहब के बारे में एक सपना देखा। मैंने देखा कि वो फैक्ट्री की टूर के वक्त एक बड़े टावर से गिर जाते हैं। बहुत ही भयानक सपना था। आज जाते ही बड़े साहब को बता देना कि जरा टावर से बच के रहें। सुरेश फैक्ट्री पहुंच के देखता है तो बड़े साहब टावर की तरफ बढ़ रहे थे। सुरेश उनके पीछे भागा और उनका पैर फिसलने ही वाला था कि सुरेश ने ठीक वक्त पर उन्हें बचा लिया। सुरेश, आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। शुक्रिया, आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो। ऐसे ही इस कंपनी को भी खतरों से बचाते रहना। जी साहब, जरूर साहब। सुरेश शाम को दादी को ये खुशखबरी देता है। दादी, आपको मालूम है, आज तक मैंने इस अगरबत्ती के लाने के बाद जितने भी सपने देखे हैं वो पूरे होते आ रहे हैं। क्या? पर ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मैंने भी पहले ये बात नहीं मानी, पर अब हर रात उस अगरबत्ती को जलाने के बाद मेरे सपने दूसरे दिन पूरे हो जाते हैं। आज उसी के चलते मुझे प्रमोशन भी मिल गई। बड़े साहब ने मुझे मैनेजर बना दिया। दादी, अब हमारी जिंदगी सुधरने वाली है। सुरेश अपने दादा और दादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लग गया था। आलीशान बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब था उसके पास। सुरेश को कई बार लॉटरी के सपने आए और बैठे बिठाए उसे खूब सारे पैसे भी मिले। उसने अब फैक्ट्री में काम करना भी बंद कर दिया था। पर एक रात वो अचानक से उठता है, पसीने में लथपथ और घबराया हुआ। क्या हुआ बेटा? तू ऐसे अचानक क्यों उठ गया? दादी, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। हे भगवान, आज तो अगरबत्ती जल रही है, मतलब तेरा सपना पूरा हो जाएगा।
मैंने देखा कि दादू इस दुनिया में नहीं रहे। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें गलत दवाई देके मार डालता है। सुरेश और दादी पूरी रात दादाजी की पहरेदारी में जागते रहते हैं। दोनों को इस सपने को पूरा होने का बहुत डर लगा रहता है। दूसरी सुबह होते ही सुरेश उस बूढ़ी औरत की खोज में निकलता है जिसने उसे अगरबत्ती बेची थी। उसे वो औरत गांव के बाहर एक झोपड़ी में मिलती है। कौन हो तुम? ऐसे भागते हुए क्यों आए हो यहाँ? अम्मा, मेरी मदद कर दे अम्मा। मैंने तेरे से कुछ महीने पहले अगरबत्ती ली थी। अगरबत्ती को सूंघ के देखा हुआ हर एक सपना पूरा हुआ है आज तक, पर आज का सपना पूरा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे दादाजी मुझसे छिन जाएंगे। अच्छा, मुझे 10 साल पहले ये बताने वाला कोई नहीं था, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। सुन मेरी बात ध्यान से। सुरेश अपने आंसू पोंछ के कान खोल के उस बूढ़ी औरत की बात सुनता है। अंत में वो उसकी बातें सुन के दंग रह जाता है। तुझे आज तक उस जादुई अगरबत्ती से जो भी मिला है, पैसे, काम, दोस्त, कपड़े, गाड़ी, बंगला, सब का सब त्याग देना पड़ेगा। पर जिंदगी में पहली बार दादा दादी और मैं खुश हैं। पहली बार हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है। अब मैं ये त्याग दूंगा तो हमें दोबारा गरीब होकर जिंदगी बितानी पड़ेगी। मुझे भी मिले भरपूर गहने, बंगला, गाड़ी और क्या क्या नहीं। मैं लालच में अंधी हो गई थी और मैंने अपना पूरा परिवार गंवा दिया। अपने दादाजी के साथ एक गरीब जिंदगी बिताना बिना उनके जिंदगी बिताने से बेहतर है बेटा। सुरेश ये सुन के बहुत उदास हो गया। वो रोते हुए घर पहुंचा। वहाँ उसने दादा और दादी को एक ही बिस्तर में बैठे हुए देखा। जादुई अगरबत्ती भी जल रही थी और उसे उस वक्त एहसास हुआ कि उस औरत की बात सही थी। अपने लोगों के साथ संघर्ष में जिंदगी बिताना अकेले आलीशान जिंदगी बिताने से बेहतर था। दादू, दादी, हमें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा। सुरेश, दादा और दादी अपनी सारी धन संपत्ति त्याग कर अपने पुरानी जिंदगी में चले गए और तीनों साथ में मेहनत से काम करते हुए एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। बंसीपुर नाम के गांव में मंगरू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मंगरू गांव के जमींदार रतन सिंह के खेत में मजदूरी करता था। मंगरू के 2 बच्चे थे, राखी और राहुल। गरीब मंगरू के पास सिर्फ एक जोड़ी फटे हुए जूते और एक जोड़ी मोजे थे। शाम को जब वो मजदूरी करने के बाद घर लौटता तो मोजों में बहुत बदबू आती। पसीने से भीगे मोजों को सूखने के लिए मंगरू उन्हें आंगन में तार पर लटका देता था। अक्सर जब राखी सो रही होती तो उसका शैतान भाई राहुल तार पर सूख रहे बदबूदार मोजों को उठा लाता और उन्हें राखी की नाक पर रख देता। मुझे उल्टी आ रही है। पापा देखो, राहुल ने फिर गंदे मोजे मेरी नाक पर रख दिए। मजा आ गया। मजा आ गया। राहुल बेटा, क्यों दीदी को परेशान कर रहे हो? तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली है ना, चलो पढ़ाई करो। राखी, तुम भी उठ जाओ, बहुत देर से सो रही हो। एक दिन राहुल और राखी अपने अपने रिजल्ट लेकर जमींदार के खेत की तरफ दौड़े जा रहे थे। दोनों अपने पिता को बताने के लिए बहुत उत्साहित थे कि वे दोनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। मंगरू खेत में उस समय खुदाई कर रहा था। उसकी नजर रोड पर दौड़ते आ रहे अपने बच्चों पर पड़ी। मंगरू को ध्यान ही नहीं रहा कि खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। वो फावड़ा छोड़कर अपने बच्चों की तरफ दौड़ पड़ा और ट्रैक्टर के नीचे आ गया। तुरंत ही मौके पर
मंगरू की जान चली गई। मंगरू के दुनिया से चले जाने के बाद उसके बच्चे बेसहारा हो गए। मंगरू के पड़ोसियों ने कुछ दिन तो मंगरू के बच्चों को खाना दे दिया, लेकिन पड़ोसी भी गरीब थे। वे बेचारे कुछ दिनों बाद राखी और राहुल की मदद नहीं कर पाए। अब हम क्या करें? क्या हम दोनों भूखे मर जाएंगे? नहीं, ऐसा मत सोचो। हम दोनों जमींदार काका के पास चलते हैं, जिनके पास हमारे पापा काम करते थे। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। राखी और राहुल जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार के दोनों बच्चे परीक्षा में फेल हो गए थे, इसीलिए जमींदार राखी और राहुल से चिढ़ा हुआ था। उसे अपने बुद्धू बच्चों पर शर्म आ रही थी। क्यों आए हो यहाँ तुम दोनों? मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने? नहीं काका, हम आपसे मदद मांगने नहीं आए हैं। क्या आप हमारी शिक्षा पूरी होने तक हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खेती बाड़ी में वैसे ही अब कमाई बहुत कम होती जा रही है। तुम्हारे पिता पर मेरे 10,000 रुपए आ रहे थे और वो उन्हें चुकाए बिना ही दुनिया से निकल लिया। राखी और राहुल निराश होकर लौटने लगे। 1 मिनट रुको, तुम्हारे पापा के जूते और मोजे खेत में ही पड़े रह गए थे। उन्हें उठाकर ले जाओ, कबाड़ी वाले को बेच देना, शायद 2-4 पैसे मिल जाएं। बेचारे दोनों बच्चे आंखों में आंसू लिए अपने पिता के मोजे और जूते घर ले आए। उन्होंने आंगन में तार पर मोजों को वैसे ही लटका दिया जैसे मंगरू उन्हें सूखने के लिए लटकाता था। दोनों बच्चे उस रात भूखे ही सो गए। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। काश हमारे पास पीने के लिए चाय होती। तभी राहुल और राखी को आंगन में कुछ पानी जैसा गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मोजों से चाय की धार गिर रही थी। राखी और राहुल तुरंत ही जाकर गिलास ले आए और उन्होंने पेट भरकर चाय पी। लगता है हमारे पापा किसी दूसरी दुनिया से हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, पापा ने इन मोजों को जादुई बना दिया है। राखी और राहुल ने मोजों से खाना मांगा तो मोजों से सब्जी और रोटी गिरने लगी। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। जादुई मोजों की मदद से राखी और राहुल अपना जीवन बिताने लगे। वे स्कूल की फीस भी मोजों से मांग लेते। दोनों भोले भाले बच्चे थे, इसलिए उनके मन में ज्यादा लालच नहीं था। केवल अपनी जरूरत के हिसाब से मोजों से सामान मांगते थे। जमींदार ने जब मंगरू के बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उनसे पूछा, काका, हमारे पिता भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे दूसरी दुनिया से हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरी दुनिया से मदद कर रहे हैं मतलब? उन्होंने अपने मोजों को जादुई बना दिया है। हमें जो चाहिए वो मोजों से मिल जाता है। उस दिन जमींदार घर पहुंचा तो उसका लालची और स्वार्थी दिमाग जादुई मोजे हासिल करने की सोचने लगा। उन भोले भाले बच्चों को अकल नहीं है, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। अगर वे मोजे मुझे मिल जाएं, तो मैं उनसे खूब सारा सोना मांगूंगा। जमींदार पैसों से भरा बैग लेकर राहुल और राखी के पास पहुंच गया और उन्हें फुसलाने लगा। बच्चों, तुम्हारे पिता मंगरू मेरे सबसे अच्छे नौकरों में से एक थे। उसकी कमी मुझे बहुत खलती है। मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा तो मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ढेर सारे पैसे लेकर आया हूँ। इन पैसों से भरे बैग को रख लो। तुम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाकर इन पैसों को वहाँ जमा कर सकते हो। इसके बदले में वो मोजे मुझे दे दो। वैसे भी मोजे खो सकते हैं या फिर चोरी हो सकते हैं। कब तक उनका ख्याल रखोगे? पैसे बैंक में सुरक्षित रहेंगे। इस तरह भोले भाले राहुल और राखी को फुसलाकर
जमींदार जादुई मोजे अपने घर ले आया और मोजों से सोना मांगने लगा। जादुई मोजे, मुझे 10 किलो सोना दो। मोजों से आवाज आई, मुझे पहन लो। क्या कहा? तुम्हें पहन लूं? अभी पहनता हूँ। जमींदार ने जैसे ही मोजे पहने, मोजों में आग लग गई और जमींदार के पैर जलने लगे। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ, अरे मर गया। जमींदार ने मोजे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोजे उसके पैरों से चिपक गए थे। जमींदार दौड़ता हुआ राखी और राहुल के घर पहुंचा। तुम अपने मोजे वापस ले लो और पैसे भी रख लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जमींदार मोजे उतारकर अपने जले हुए पैरों का इलाज कराने डॉक्टर के पास भाग गया। फिर कभी उसने जादुई मोजों की तरफ धोखे से भी नहीं देखा।